तो साथियों हम लोग सॉल्व कर रहे थे ये घटना चक्र की टेस्ट सीरीज आपके आने वाले बहुत ही महत्वपूर्ण एग्जाम यूपी टेट 26 के लिए, जिसके हम बहुत ज़्यादा करीब आ चुके हैं। हम लोगों के पास अब समय नाम मात्र का बचा हुआ है। तो साथियों हम लोगों ने प्राइमरी का तो कर लिया था घटना चक्र का, और हम लोग दोस्तों यही जूनियर के लिए आपके टेस्ट सीरीज कर रहे थे। आपके आने वाले जो यूपी तो इस जूनियर वाली टेस्ट सीरीज में दोस्तों 2 टेस्ट सीरीज हमने बहुत ही अच्छे से कंप्लीटली सॉल्व कर दिया है। अगर आप नहीं देखे तो प्लीज़ जाकर देखिए, फुल टेस्ट सीरीज हमने सॉल्व किया है, आपकी एक एक समस्या पर हमने काम किया है। अब दोस्तों यही 2 हमारा कंप्लीट हो गया है, तीसरे वाले को हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं। बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है, तीसरी टेस्ट सीरीज है तो आप जानते होंगे इसमें ज़्यादा से ज़्यादा नए प्रश्न डाले गए हैं जिनके आने की संभावना अधिक है। तो नए प्रश्न दोस्तों पुराने तो सभी बच्चे कर लेते हैं, लेकिन नए में बच्चा जितना ज़्यादा नया प्रश्न कर लेता है उतना ज़्यादा वो फायदे में रहता है। तो उम्मीद है आप इस बात को समझ रहे होंगे, एक एक प्रश्न को मत छोड़िएगा। खास करके घटना चक्र जैसी संस्था का कंटेंट है तो आप जानते होंगे कितना दमदार है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप वीडियो के अंत तक जुड़े रहेंगे और एक एक प्रश्न को पॉज करके देखेंगे कि हम आखिर कितना कर ले रहे हैं। तो चले हम लोग बिना समय गवाए, क्योंकि हम लोग के पास समय बहुत कम है, तो चलते हैं हम लोग देखते हैं। एक एक प्रश्न को देखिएगा, आपकी तैयारी में बहुत ज़्यादा धार लगेगी, एग्जाम हॉल में आपका कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा रहेगा। तो साथियों आप यहाँ देख सकते हैं, ये हमारी जो तीसरी टेस्ट सीरीज है जो भाग 1 के संबंधित हम लोग बाल विकास एवं शिक्षण विधि को सॉल्व करने जा रहे हैं। पहले इसको निपटा लेते हैं, फिर आगे का ऐसे हम लोग स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। तो पहला प्रश्न अगर हम लोग देखें दोस्तों, आपसे एक और बात बता दें कि हम लोग सारे प्रश्नों, क्योंकि जूनियर और प्राइमरी में ज़्यादा अंतर नहीं होता है, थोड़ा क्वेश्चन का लेवल का अंतर होता है। तो जो क्वेश्चन थोड़ा सा हार्ड लेंगे मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक छोटा मोटा बता दूंगा, तो आपके दिमाग में हमेशा के लिए बना रहेगा। तो आप इसकी चिंता ना करें। पहला वाला अगर हम लोग देखें तो आपसे पूछा जा रहा है प्राप्तांकों के समूह का वह बिंदु, प्राप्तांकों यानी जो प्राप्तांक होता है उसके समूह का वह पॉइंट जिसके नीचे समूह के आधे प्राप्तांक और जिसके ऊपर समूह के आधे प्राप्तांक होते हैं। तो इसका मतलब क्या कहा जा रहा है दोस्तों, इसका मध्यांक की बात किया जा रहा है। मध्यांक क्या होता है? मध्यांक जैसे कोई आपको इतना बड़ा डाटा दे दिया तो आप बीच में कोई एक ऐसा पॉइंट ढूंढ लीजिए जिसके ऊपर डाटा जो है आप इससे ज़्यादा मतलब इससे बड़े हों और जिसके नीचे डाटा यहाँ से उसके मतलब छोटे हों। तो इसका मतलब ये मध्यांक होता है। मध्यांक मतलब बीच का बिंदु, यानी उसके ऊपर बड़े हैं और उसके नीचे सब छोटे हैं। तो ऑप्शन नंबर सी देखते ही आप जान जाएंगे, आपने जो स्टैटिक्स में ऐसे प्रश्नों को सॉल्व किया होगा। तो यहाँ पर बहुलांक तो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, मध्यांक होगा। तो आप याद कर सकते हैं प्राप्तांक मध्यांक यहाँ पर कहाँ से आपसे प्राप्त करेंगे, तो यहाँ से आधे, जहाँ से आपको आएगा आधे तो मध्यांक, आधा का मतलब मध्य होता है, तो आप समझ जाएंगे यहाँ से। दूसरा वाला में अगर साथियों यहाँ हम लोग देखें तो आपसे पूछा जा रहा है बंडूरा का कथन। बंडूरा एक दोस्तों महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक थे। तो बंडूरा का कथन है कि बच्चे प्रतिक्रियाएं प्रतिमानीकरण के द्वारा सीखते हैं। तो प्रतिक्रियाएं प्रतिमानीकरण, प्रतिमानीकरण का मतलब होता है दोस्तों कि किसी को फॉलो करके कुछ सीखना। तो बच्चे जो होते हैं घर में हम लोगों के बड़े बड़े लोगों को देखकर जैसे वो एक्ट करते हैं, जैसे सोचते हैं, जैसे काम करते हैं, तो वही सब देख देख के फॉलो करके सीखते हैं ना। तो वही कह रहे हैं बच्चे जो प्रतिक्रियाएं मतलब जो प्रतिक्रियाएं प्रतिमानीकरण के द्वारा सीखते हैं, तो जिसको क्या कहा जाता है? तो दोस्तों वो निरीक्षणात्मक अधिगम कहा जाता है। तो यहाँ हम लोग प्रश्न संख्या तीसरे वाले को देखें दोस्तों, बहुत ही अच्छा और कंसेप्चुअल प्रश्न है। आपसे पूछा जा रहा है ध्यान आकर्षित होने में किसकी प्रमुख भूमिका होती है? तो ध्यान आकर्षित मतलब जिसे हम लोग इंग्लिश में कैच अट्रैक्शन बोलते हैं। तो ध्यान आकर्षित होने में किसकी प्रमुख भूमिका होती है? तो दोस्तों उसकी जो यहाँ पर उद्दीपन की तीव्रता है, इसी की सबसे बड़ी भूमिका होती है। ये उद्दीपन की तीव्रता क्या है? इसका मतलब होता है कि कोई बाहरी चीज़ कितना ज़्यादा तेज है, कितना ज़्यादा तीक्ष्ण है। तो इसका मतलब जैसे आप उदाहरण ऐसे समझ लो, आप खड़े हो, आपके बगल में कोई धीरे धीरे बात कर रहा है तो आप ध्यान नहीं दोगे, अपने में मस्त रहोगे। अचानक कोई जोर जोर से चीखने चिल्लाने लगा तो आप तुरंत आपका ध्यान वहीं चला जाएगा, यानी तीव्रता पर, यानी जैसे वो आवाज़ तेज हुआ तो आपका ध्यान वहाँ चला गया। आप घर में अपने बैठे हो, बाहर कोई धीरे धीरे गाना बज रहा है तो आप ध्यान नहीं दोगे, लेकिन अचानक कोई बड़ा सा डीजे आके बजने लगे, तुरंत आप बाहर निकल कर देखोगे यार क्या हो रहा है क्या। तो ये चीज़ें होती है। तो यही है दोस्तों, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ये हो जाएगा,
ये उद्दीपन की तीव्रता यानी कोई बाहरी घटना कितनी तेज है, यही हमें ध्यान आकर्षित करने में ज़्यादा भूमिका निभाती है। आगे देखें हम लोग चौथे वाले में, तो आपसे पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन अधिगमकर्ता को अधिक स्वतंत्रता देता है। अधिगमकर्ता, अधिगम मतलब लर्निंग होता है यानी सीखना, और कर्ता का मतलब सीखने वाला, यानी अधिगमकर्ता को अधिक स्वतंत्रता देता है। तो आज़ादी किसको सबसे ज़्यादा मिलती है दोस्तों? अधिगमकर्ता को। तो ये सृजनशीलता, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यहाँ। सृजनशीलता का मतलब है कुछ नया करने में। जैसे आपके घर वालों ने कहा आप कुछ नया करो, तो उसमें सबसे ज़्यादा आपको स्वतंत्रता मिलती है। आप चाहे एक बार करो, 2 बार करो, 3 बार, आपको कुछ नया करना है तो आपको पूरी तरीके से स्वतंत्रता चाहिए, आप बंध नहीं सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ये डी हो जाएगा। क्रिएटिविटी आपको करनी है, कुछ नया इनोवेशन करना है, तो उसके लिए आपको आज़ादी चाहिए। यहाँ हो गया आपका। आगे अगर हम लोग यहाँ देखें 5वें वाले में, तो आपसे पूछा जा रहा है प्रधानाध्यापक हो यानी प्रिंसिपल हो, या कोई वरिष्ठ यानी सीनियर शिक्षक हो, उसके लिए विद्यालय में कौन सा नेतृत्व शैली बेहतर होता है। तो नेतृत्व शैली कौन सा बेहतर होता है? तो सत्ताधारी नेतृत्व, हस्तक्षेप नेतृत्व। तो मेरे भाई हस्तक्षेप नहीं करेंगे तो फिर काम कैसे चलेगा? सब मनमानी करेंगे, ये भी नहीं होगा। सत्ताधारी नेतृत्व तो नहीं, ऐसा भी नहीं चलेगा। ये प्रजातांत्रिक नेतृत्व हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। जैसे लोकतंत्र में एक प्रधानमंत्री होता है, तो वो कोई भी फैसला लेता है तो अपने वरिष्ठ मंत्रियों से फैसला लेता है एक सर्वसम्मति से। जितने भी नेतागण होते हैं, संसद बुलाई जाती है, तो सारे लोग मिलजुल कर फैसला लेते हैं, तब वो कानून बनता है। लेकिन एक राजा क्या करता है, राजतंत्र जहाँ होता है वो उसका फैसला ही सर्वोच्च फैसला होता है। तो वहाँ पर ये नहीं चलता है। हमारे देश में प्रजातांत्रिक चीज़ें हैं, सब कुछ जनता के हिसाब से होती हैं। तो यहाँ पर भी एक वरिष्ठ शिक्षक है तो क्या करेगा कि अपने जो सीनियर शिक्षक है सबको बुलाकर मिलकर फैसला लेगा, क्या अच्छा है क्या बुरा है, उसके हिसाब से, यानी प्रजातांत्रिक नेतृत्व। आगे देखें हम लोग कक्षा, यहाँ जो 6वें वाले में पूछा जा रहा है, कक्षा में जो विद्यार्थी प्रश्न पूछते हैं उनके साथ क्या करना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पर दिया है क्या जो प्रश्न पूछते हैं तो उनको क्या करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों हमें ये बाल केंद्रित शिक्षा में ये बताया गया है कि बच्चे जितना ज़्यादा प्रश्न पूछेंगे उतना उनको संवाद करने की क्षमता बढ़ेगी, उनकी बोलने की क्षमता बढ़ेगी, उनकी झिझक दूर होगी, उनकी समस्या सॉल्व होगी और उनके अंदर एक नई तरह की क्रिएटिविटी आएगी। तो यहाँ पर यही है, लगातार प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहन करना चाहिए। ये हमें कहाँ से पता चला? बाल केंद्रित शिक्षा से। बाल केंद्रित शिक्षा का मतलब जो बालकों के अनुरूप शिक्षा, उनकी रुचि, उनकी इंटेंसिटी, उनकी क्षमता के अनुसार। आगे जरा हम लोग देखें यहाँ 7वें में दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है क्या, ये क्या कह रहे हैं, संवेग की उत्पत्ति किससे होती है। यहाँ पर आपसे पूछा जाए संवेग। संवेग का दोस्तों इंग्लिश में होता है इमोशन होता है। आप लोग देखते हो ना, बहुत लोग कहते हैं वो बहुत ज़्यादा इमोशनल हैं, तो संवेग को इंग्लिश में इमोशन कहते हैं। इमोशन का मतलब होता है मन में चलने वाली हलचल, तो यही होता है इमोशन का मतलब। तो संवेग की उत्पत्ति कैसे होती है? तो दोस्तों आदतों से भी होती है, लेकिन यहाँ पर बहुत कम होता है, इसलिए यहाँ पर हो जाएगा आपका मूल प्रवृत्तियों से। ऑप्शन नंबर बी। मूल प्रवृत्तियाँ क्या होती हैं? ज़्यादातर ये जन्मजात होती हैं। तो जैसे हम लोग बहुत देखते हो ना कि लड़कियाँ छोटी छोटी बात पर रोने लगती, इतना ज़्यादा इमोशनल हो जाती हैं, तो वो क्या करते हैं, उनमें ऐसा जीन ही होता है कि वो बहुत जल्दी भावुक हो जाएंगी। तो ये सब जो मूल प्रवृत्तियाँ होती है ना, तो वो जैसे मैकडूगल एक थे मनोवैज्ञानिक, उन्होंने बताया था, आपको आगे हो सकता है पढ़ने को मिले, मैकडूगल, तो उन्होंने 14 मूल प्रवृत्तियां बताया था। तो मूल प्रवृत्तियां जो होती हैं वो हमारे जेनेटिक होती हैं ज़्यादातर, और प्राकृतिक और जेनेटिक होती हैं। तो उत्पत्ति कहाँ से होती है? मूल प्रवृत्तियों से होती है। ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। जैसे हम बहुत ज़्यादा गुस्सैल हैं, बहुत ज़्यादा खूंखार हैं, बहुत ज़्यादा ये हैं, तो ये सब मूल प्रवृत्तियों पर डिपेंड करती है। 8वें वाले का अगर हम लोग देखें तो बालक एक ऐसी पुस्तक है, ये किसने कहा था, उनका कथन दिया है। बालक एक ऐसी पुस्तक है जिसका शिक्षक को अधोपांत अध्ययन करना चाहिए। अधोपांत का मतलब शुरू से लेकर अंत तक अध्ययन करना चाहिए। तो ये दोस्तों किसने कहा था? ये कहा था दोस्तों रूसो ने। ऑप्शन नंबर ये आपका सी हो जाएगा। रूसो ने कहा था कि बालक तो एक किताब है, इस किताब को टीचर को अध्ययन करना चाहिए कि कौन सा बालक किस प्रवृत्ति का है, वो कैसी हरकत करता है, उसकी कितनी क्षमता है, यानी बालकों को अध्ययन करना चाहिए। तो रूसो ने कहा था। तो आप इसे कैसे याद करेंगे? अधोपांत का मतलब शुरू से लेकर अंत तक। तो शुरू से लेकर अंत तक एक हमारा भारत का बहुत अच्छा मित्र है रूस, आप लोग जानते हैं। तब से लेकर अब तक भारत को कभी उसने आंख नहीं दिखाया है। तो हमारा रूस शुरू से लेकर अंत तक बहुत अच्छा मित्र रहा है।
तो जैसे ही आपके ये सामने आएगा अधोपांत मतलब शुरू से लेकर अंत तक, शुरू से लेकर अंत तक हमारा कौन अच्छा दोस्त रहा है, रूस, यानी रूस से रूसो, दिमाग में आपके बना रहेगा। आगे अगर हम लोग यहाँ देखें तो संवेग शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है, तो वही बात है आगे यहाँ संवेग, अभी मैंने आपको जस्ट बताया था संवेग का मतलब इमोशन, इमोशन का मतलब बाहरी जो मतलब हमारे मन में होने वाली जो हलचल होती है या उत्तेजना या भाव का उथल पुथल होता है, वही है। ऑप्शन नंबर यहाँ सी हो जाएगा। अच्छा हम लोग 10वें वाले को देखें, बहुत अच्छा। आपसे पूछा जा रहा है किस स्तर में बच्चे अपने समकक्षी वर्ग के सक्रिय सदस्य बनते हैं, तो आपको प्रश्न समझ में आ गया होगा। आपसे पूछा जा रहा है नहीं किस उम्र के बच्चे जो होते हैं अपने समकक्षी वर्ग यानी अपने उम्र के जो बच्चे होते हैं उनके साथ सक्रिय सदस्य यानी ईमानदारी से रहते हैं, उनके लिए जान छिड़कने के लिए तैयार रहते हैं, तो दोस्तों वो किशोरावस्था में होता है। ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाए। किशोरावस्था कौन सी उम्र होती है दोस्तों, ये लगभग 12-13 से लेकर ये 18 के बीच जो होती है ये किशोरावस्था की उम्र होती है। इसी में बच्चे अपने दोस्तों के साथ एकदम मतलब ईमानदारी से रहते हैं, उनके लिए जान छिड़कने के लिए तैयार होते हैं। फिर जब थोड़ा सा मैच्योरिटी आती है 18 साल के बाद, तो अपने अपने निजी स्वार्थ में लोग चले जाते हैं, अपना फ़ायदा नुकसान देखने लगते हैं, तर्क वितर्क करने लगते हैं, ये तो होगा नहीं। बाल्यावस्था में तो दोस्तों वो सिर्फ उनको यहाँ तक वो सोचते नहीं है, मन किया उनके साथ खेला नहीं तो भाग गए, और प्राक अवस्था तो प्राक बाल्यावस्था तो और छोटे होते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए आपका यही होगा। अगर हम लोग यहाँ देखें 11 वाले में जो आपसे पूछा जा रहा है कैरेक्टर यानी चरित्र का विकास कैसे होता है, तो चरित्र का विकास मेरे भाई कैसे होगा, इच्छा शक्ति से होता है। यानी हम ये अपना सोचें कि हमारा कैरेक्टर अच्छा हो, लोग हमें अच्छे से जज करें, तो ये इच्छा शक्ति हो जाएगा। बर्ताव एवं व्यवहार, हम लोग जैसा व्यवहार करते हैं इससे भी डिपेंड करता है, और नैतिकता के द्वारा, तो यानी उपर्युक्त सभी के द्वारा हमारा कैरेक्टर का डेवलपमेंट होता है। आगे यहाँ हम लोग देखें 12वें में, तो आपसे पूछा जा रहा है, मैं कई बार इसे बताया हूँ, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे, तो मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत के प्रतिपादक मैं आपको बताया था, ट्रिक से भी बताया था, सिगमंड फ्रायड होते हैं। ऑप्शन नंबर आपका ये ए हो जाएगा। जैसे आपके साथ कोई फ्रॉड करने वाला है, आपके साथ कोई फ्रॉड करने वाला है तो पहले क्या करेगा, आपके मन का विश्लेषण करेगा कि आप किस तरह से सोचते हो, आप किस हद तक जा सकते हो, जांच करा सकते हो, कहाँ क्या कर सकते हो, यानी आपके मन का विश्लेषण करके तब आपके साथ फ्रॉड करता है। तो यही समझ जाएंगे आप यहाँ पर, तो फ्रायड से फ्रॉड। तो आगे देखें हम लोग यहाँ पर, आप 12वां हो गया हमारा। 13 वाले में अगर देखें तो आपसे पूछा जा रहा है सीखने के गेस्टाल्ट सिद्धांत किससे संबंधित है, तो दोस्तों सीखने का जो गेस्टाल्ट सिद्धांत है वो किससे संबंधित है, जो आपसे यहाँ पूछा जा रहा है, तो वो कोहलर से संबंधित है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर डी हो जाएगा। कैसे आपने समझा कि डी होगा, ट्रिक हमें कैसे याद हुआ, हम लोगों के यहाँ जब गेस्ट आते हैं, हम लोग देखते हैं ना मेहमान, यानी जब गेस्ट आते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, गर्मी भी इतना ज़्यादा पड़ रही है तो कोशिश करेंगे कि उनको कूलर लगा देंगे, भाई आप जाओ थोड़ा सा आपको गर्मी न लगे, तो कोहलर गेस्टाल्ट, गेस्ट आएंगे तो हम लोग कूलर लगाएंगे यानी कोहलर, तो यहाँ से आपके दिमाग में ये बना रहेगा। 14 में अगर हम लोग देखें तो आपको जो दिया गया है लक्ष्य निर्देशित व्यवहार, लक्ष्य निर्देशित व्यवहार में बाधा आना क्या कहलाता है, तो मेरे भाई कुंठा कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जैसे उदाहरण समझ लो, आपने कोई लक्ष्य निर्धारित किया है और उसमें बार बार बाधा आ रही है, तो क्या आपका मनोबल टूट जाएगा, मनोबल टूट जाएगा तो आप ये सोचोगे कि यार हम जो चाह रहे हैं वो कर नहीं पा रहे हैं, वो हो नहीं रहा है, तो आपको कुंठा आ जाएगा। इस तरह का दोस्तों मतलब एक तरह से अंदर का बहुत ज़्यादा डिप्रेशन टाइप का आ जाएगा। जैसे अभी हम सोच रहे हैं यार हम इतना ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, तो हमारा 1000 सब्सक्राइबर नहीं पूरे हो पा रहे हैं, तो हो जाता तो हम मोनेटाइज चैनल हो जाता, तो हम दोस्तों यही सोचते हैं कि यार अब हो जाएगा, तब हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा, कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, उतना सपोर्ट नहीं मिल रहा है, तो कभी कभार ऐसा लगता है इसको छोड़ दें, तो फिर लगता है यार चलते रहने दो, तो एक तरह का कुंठा आ जाती है, मनोबल गिर जाता है। तो यही है। बुद्ध कह रहे हैं दोस्तों बुद्धि के तरल क्रिस्टली प्रतिमान के प्रतिपादक कौन थे, तो बुद्धि के तरल क्रिस्टली प्रतिमान के प्रतिपादक कैटल थे। ऑप्शन नंबर ए आपका हो जाएगा कैटल। मैं आपको बताया था कैटल ने बुद्धि को 2 हिस्सों में बांटा था, कहा कि एक हमारे तरल बुद्धि होती है एक हिस्सा, और एक हिस्सा क्रिस्टली होता है। तरल वाला जो होता है वो दोस्तों जेनेटिक होता है, उन्होंने बताया ये जेनेटिक है, ये हमारे जो है पूर्वजों पर निर्भर करता है, और ये क्रिस्टली वाला ये हमारी अर्जित ज्ञान है, जो कुछ हमने अपने परिश्रम से सीखा होता है वो क्रिस्टली में होता है। तो यही है, उन्होंने दो हिस्सों को इसमें बताया था कैटल ने। तो ऐसे आप समझ लीजिए ना
तो कोई चीज़ ये है, एक कोई चीज़ है तो इसे हम काट कर, इसे हम अगर बीच से काट देंगे तो 2 हिस्सों में बट जाएगा। तो यही है, आप एक आपका ये हो जाएगा तरल, एक क्रिस्टली 2 हिस्सों में बट गया। तो 2 हिस्सों में कैसे बटा? काटने से बटा, तो यानी कैटल हो जाएगा यहाँ। ऐसे आप सोच लेंगे ना। यहाँ पर आपको दिया है 16 वाले में RTI अधिनियम 2009 यानी RTE, सॉरी यहाँ पर। तो प्रश्न संख्या 16 वाले का अगर हम लोग देखें तो आपसे बहुत अच्छा सा सवाल पूछा जा रहा है, खास करके ये पॉलिटिकल साइंस का है। देखें, RTE अधिनियम, RTI नहीं है, RTE अधिनियम 2009 में दोस्तों एक अधिनियम आया था, तो जिसका नाम था दोस्तों राइट टू एजुकेशन। राइट टू एजुकेशन बताया गया था कि 6 से 14 साल के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देने की बात की गई थी। पहले जो प्राइमरी में 6 रुपया, प्राइमरी में 2 रुपया और मिडिल में जो जूनियर में 6 रुपये फीस लगती थी वो भी बंद कर दिया गया। एग्ज़ाम फीस लगती थी वो भी बंद कर दिया गया। यानी 6 से 14 साल के बच्चों को, यानी 6 से 14 साल का मतलब क्या हुआ कि कक्षा 1 से 8 तक उसको फ्री में शिक्षा दी जानी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ए आपका हो जाएगा। आगे यहाँ पर हम लोग देखें 17 वाले में आपसे पूछा जा रहा है ब्रेल लिपि एवं टेप रिकॉर्डर किसके लिए शैक्षणिक प्रावधान के रूप में प्रयुक्त किए जाते हैं। तो आप लोग जानते हैं ब्रेल लिपि हो या टेप रिकॉर्डर हो, यह एक शैक्षणिक सुविधा है, एक शैक्षणिक साधन है किनके लिए, जो दोस्तों आंख से देख नहीं सकते हैं। तो आंख से देख नहीं सकते, सुन तो सकते हैं, तो टेप रिकॉर्डर काम आ जाएगा। ब्रेल लिपि क्या होता है दोस्तों? एक विशेष प्रकार के लेटर होते हैं जो डॉटेड लाइन के द्वारा बने होते हैं, जिन्हें टच करके वो लोग पढ़ते हैं। तो ये सब जो सुन नहीं मतलब देख नहीं सकते हैं, दृष्टिबाधित विद्यार्थी होते हैं, उनके लिए होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे देखें यहाँ पर हम 18 में, तो आपसे पूछा जा रहा है समस्या समाधान का प्रथम चरण क्या होता है। आपके सामने कोई समस्या, आप उसका समाधान करना चाहते हो, तो पहला कदम आप कौन सा उठाओगे? तो स्वाभाविक सी बात है, सबसे पहले प्रश्न समस्या को पहचानोगे ना, बिना समस्या पहचाने कुछ नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर आपका ये हो जाएगा, समस्या की पहचान। समस्या के आपके सामने पहचान हो जाएगी तो आप क्या करोगे? उस समस्या का हल ढूंढने के लिए बहुत सारी तरह की कल्पनाएं विकसित करोगे। यार इसको ऐसे सॉल्व करें, ऐसे करें, इस तरह से करें। तो आप उसकी कल्पनाओं का निर्माण करोगे। आपके सामने जब कल्पना आ जाएगी तो फिर क्या करोगे? आप उसका डाटा इकट्ठा करोगे, इसको कैसे हमें सॉल्व करना है, इसका तरह तरह के डाटा आपके सामने डाटा आ जाएगा, तो आप सॉल्व कर लोगे। तो आप उसका लास्ट में टेस्ट करोगे, परीक्षण करोगे। तो जैसे कोई चीज़ हमारी बन जाती है तो उसका हम लोग परीक्षण करते हैं ना, ऐसे। तो यहाँ पर मैंने आपको पूरा तीर के द्वारा बता दिया, पहले ये जाएगा, फिर ये, फिर ये, फिर अंत में ये वाला रहेगा। अगर आपसे क्रम पूछे तो भी आप बता लेंगे। आगे ज़रा देखें हम लोग यहाँ 19 वाले में, तो आपका जो हो जाएगा यहाँ पर जो पूछा जा रहा है, वह विज्ञान जो संख्यात्मक पदार्थ को एकत्र करने यानी इकट्ठा करने, विभाजित करने, प्रस्तुत करने, तुलना करने और व्याख्या करने की विधि से संबंधित है, क्या कहलाता है मेरे भाई? सांख्यिकी कहलाता है। इसमें जो होता है संख्याओं को एकत्र किया जाता है, विभाजित किया जाता है, प्रस्तुत किया जाता है, तुलना किया जाता है, व्याख्या किया जाता है, ये सांख्यिकी, जिसे इंग्लिश हम लोग स्टैटिक्स बोलते हैं, आपने पढ़ा होगा। तो स्वाभाविक सी बात है, यहाँ पर जैसे ही आपके सामने आया यहाँ पर, तो संख्या से सांख्यिकी, तो आपको याद रहेगा ये। आगे देखें हम लोग 20 वाले में, जो आपसे पूछा जा रहा है कि सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत प्रतिपादन किसने किया था। तो मेरे भाई किसने ये किया था, आप बता सकते हो? तो ये किया था दोस्तों, ये नाम तो नहीं दिया है दोस्तों, आप तो जानते हो सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत बड़ी भूमिका है दोस्तों कोहलर की, जो उन्होंने चिंपैंजी जो यानी वनमानुष जो है उसके प्रयोग से दोस्तों उन्होंने किया था, उस जानवर का प्रयोग किया था। सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, इसमें क्या होता है कि हमारे दिमाग में कोई चीज़ अगर हमारी आती है, कोई नई चीज़ हमारे दिमाग में आती है, तो एक आ जाती है। हम लोग कुछ प्रैक्टिस करते रहते हैं, वो धीरे धीरे नहीं आती, अचानक याद आ जाती है, तो उसी से हमारा समस्या सॉल्व हो जाता है। तो यहाँ पर गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिक में कोहलर और उनके जैसे कई और मनोवैज्ञानिक हैं, तो उनको गेस्टाल्टवादी कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यही हो जाएगा। आगे अगर हम लोग यहाँ 21 वाले को अगर जैसे देखें, तो यहाँ आपको दिया है साथियों, ये संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है। तो संवेग जो होता है वो व्यक्ति की उत्तेजित दशा है। यहाँ पर संवेग का मतलब कई बार मैं बता चुका हूँ, इमोशन होता है। इमोशन मतलब मन में होने वाले हलचल। तो संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है, यह कथन किसने कहा था ये? तो दोस्तों यहाँ पर आपका तो पियाजे तो होंगे नहीं, यहाँ पर
ये यहाँ पर पियाजे तो होंगे नहीं, ये वुडवर्थ कहा था। ऑप्शन नंबर आपका ये बी हो जाएगा। तो इसको आप कैसे याद करोगे? देखो, जैसे आप बहुत ज़्यादा उत्तेजित हो जाते हो तो किसी को डंडा उठा लेते हो मारने के लिए, यानी लकड़ी उठा लेते हो। लकड़ी मतलब डंडा, तो वुड मतलब यहाँ लकड़ी है। आप उत्तेजित होते हो तो तुरंत लकड़ी डंडा उठा लेते हो मारने के लिए किसी को, तो वहाँ आप ऐसे याद कर लेता, यानी आपका जब वो इमोशन आपको बहुत ज़्यादा उत्तेजित कर देता है तो आप डंडे उठा लेते हो। तो यहाँ से आप याद कर लेना। संख्या अगर हम लोग 22 वाले को देखें तो आपसे बड़ा ही अच्छा कंसेप्चुअल सवाल पूछा जा रहा है, भूलेगा नहीं कभी। देखिए जरा, थार्नडाइक के उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत, थार्नडाइक ने एक उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत दिया था जिसे हम लोग इंग्लिश में स्टिमुलस रिएक्शन थ्योरी कहते हैं। तो इसमें सीखने की प्रक्रिया यानी लर्निंग में क्या महत्वपूर्ण नहीं है, तो यहाँ जो नहीं है उसको बताना है। तो आप ऐसे सवाल को मार्किंग जरूर करेंगे। तो उन्होंने बताया था सीखने की प्रक्रिया में जो महत्वपूर्ण है अंतर्नोद है, उद्दीपक है, अभिप्रेरक यानी मोटिवेशन है। तो ये तीनों बताया था उन्होंने। क्रिया प्रसूत व्यवहार महत्वपूर्ण नहीं बताया था। तो ये क्रिया प्रसूत व्यवहार क्या होता है दोस्तों? हम लोग कोई अगर घटना हमारे साथ घटती है, अगर उसमें सराहना मिलती है तो हम उसे आगे बढ़ाते हैं, अगर दंड मिलता है तो हम लोग उसे कम कर देते हैं यानी बंद कर देते हैं। तो यही होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका ये हो जाएगा, यानी आपके किसी भी क्रिया के तहत आपको कितना सपोर्ट और कितना विरोध मिलता है उसके अनुसार वो आगे आप उसको बढ़ाते हैं। तो यही है क्रिया प्रसूत का व्यवहार। आगे जरा देखें हम लोग 23 में जो पूछा जा रहा है, बोली जाने वाली भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? बोली जाने वाली भाषा से पूछा जा रहा है। तो मेरे भाई सबसे छोटी इकाई क्या होती है? अर्थ विज्ञान तो है नहीं, रूपग्राम तो है नहीं, वाक विन्यास है नहीं, ध्वनि ग्राम होता है। ध्वनि यानी बोली जाने वाली सबसे, यानी ध्वनि यानी वर्ड एक तरह का होते हैं जो क ख ग घ ये होते हैं, यही। तो ऑप्शन नंबर आपका ये सी हो जाएगा। संज्ञान किस बुद्धि के सिद्धांत का हिस्सा है? संज्ञान जिसे कॉग्निटिव हम लोग कहते हैं इंग्लिश में। तो संज्ञान किस बुद्धि के सिद्धांत का हिस्सा है? तो कॉग्निटिव का मतलब होता है दोस्तों समझ एक तरह का होता है। तो यह किस बुद्धि के सिद्धांत का है दोस्तों? तो यहाँ पर प्रतिदर्श सिद्धांत तो होगा नहीं ये होगा गिलफोर्ड का सिद्धांत। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, आपने पढ़ा होगा गिलफोर्ड का सिद्धांत। आगे यहाँ पर हम देखें 25 वाले में जो आपसे पूछा जा रहा है, मूल प्रवृत्ति का मतलब क्या होता है दोस्तों? इसका मतलब होता है हमारी आदतें जो हमारी जेनेटिक हो जाती है। जैसे किसी को बहुत ज़्यादा सोने की आदत है, बहुत ज़्यादा गुस्सा वाला है, बहुत मजाकिया है, तो ये दोस्तों मूल प्रवृत्ति होती है उसकी। मूल प्रवृत्ति की एक प्रमुख विशेषता है जो पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? सभी प्राणियों में पाया जाता है, जन्मजात और प्राकृतिक होता है। ये मैंने बताया, सभी जीवों में ये मूल प्रवृत्तियाँ पाई जाती हैं। कुत्ते में भी पाई जाती है। उसकी मूल प्रवृत्ति है कि उसके बॉर्डर एरिया में अगर कोई बाहरी कुत्ता घुस गया तो उसकी जान निकाल लेगा या अपनी दे देगा, लेकिन उसको आने नहीं देगा। तो ये है, हर जीव में पाया जाता है। यहाँ देखें आपसे पूछा जा रहा है जीन पियाजे, एक बहुत ही महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक। जीन पियाजे ने बालक एवं उनके वातावरण के मध्य चलने वाली परस्पर क्रिया के द्वारा निर्मित समतुल्यता को क्या कहा है? तो दोस्तों जीन पियाजे ने रिसर्च किया और बताया कि बालक और जहाँ बालक रह रहा है और उसके चारों ओर का वो एरिया यानी इन्वायरमेंट, वो इन्वायरमेंट के बीच जो चलने वाली एक परस्पर क्रिया चलती है तो उसमें निर्मित समतुल्यता को कहा जाता है। वो जो एक तरह का वो बच्चा अपने वातावरण के साथ अपने आप को स्थापित करता है तो उसे क्या कहा जाता है, ये यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो दोस्तों उसे अनुकूलन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी, यानी अपने आप को वो किस तरीके से वहाँ स्थापित करता है, बैलेंस करता है। आगे अगर हम लोग देखें 27 वाले में, तो समावेशी कक्षा जो हम लोग जानते हैं, इसके समावेशी कक्षा या हम लोग पढ़ेंगे समावेशी शिक्षा, यहीं कभी लिख के आपके सामने आएगा, तो आप घबराइएगा नहीं। तो समावेशी कक्षा में किस प्रकार के छात्र शामिल होते हैं? तो समावेशी का इंग्लिश में मतलब होता है दोस्तों इंक्लूसिव मतलब सभी को एक साथ लेकर, यानी एक जो भारत सरकार का एक नारा है ना, सबका साथ सबका विकास, तो एक तरह का समावेशी नारा है। तो समावेशी का मतलब चाहे जिस टाइप का बच्चा, अमीर हो, गरीब हो, विकलांग हो, नॉर्मल हो, सबको एक छत के नीचे एक साथ शिक्षा देना। तो यही है दोस्तों, सामान्य और विशिष्ट छात्र आते हैं इसके अंदर। तो ऑप्शन नंबर आपका ये हो जाएगा, सामान्य या विशिष्ट। सामान्य और विशिष्ट, तो विशिष्ट का मतलब चाहे वो विकलांग हो या फिर कुछ और उनको समस्या हो, तो सभी तरह के एक ही लोग। आगे देखें 28 में, तो आपसे जो पूछा जा रहा है सांख्यिकी में वह रेखा चित्र यानी स्टैटिक्स जो हम लोग मैथ में पढ़ते हैं,
वह रेखा चित्र जिसमें आवृत्तियों को स्तंभों के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है तो क्या कहलाता है। जैसे हम लोग देखते पढ़े होंगे ना DI में, ऐसे होता है, यहाँ पर कुछ आंकड़े हमें दिए होते हैं, तो एक आप देखते होंगे स्तंभ के रूप में दिखाया जाता है, ये इतना है, ये इतना है, ये इतना है, ये इतना है, तो ऐसे देखते हो ना, तो यही कह रहे हैं आवृत्तियों को स्तंभों के द्वारा दिखाया जाता है। तो ये स्तंभ आकृति ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 28 का आपका ए। आगे अगर हम लोग देखें तो 29 में जो पूछा जा रहा है बिने साइमन परीक्षण के द्वारा मापन किया जाता है। तो बिने साइमन परीक्षण जो होता है दोस्तों, ये क्या होता है, बिने साइमन के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो इसके द्वारा क्या मापन किया जाता है, तो इसके द्वारा जो मापन किया जाता है बिने साइमन का, तो ये सामान्य बुद्धि का मापन इसमें किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका सामान्य बुद्धि का, यानी उसके अंदर एक कॉमन सेंस कितना है, तो वो बिने साइमन। तो ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। ऐसे आप सोच सकते हो बिने समान बुद्धि का हम लोग स्टेबल नहीं रह सकते, तो यही हो जाएगा आपका ए। 30 में अगर देखें तो जिन विद्यालयों में समेकित शिक्षा, वही समेकित शिक्षा का मतलब फिर वही बात आ गई दोस्तों, समावेशी शिक्षा। तो जिन विद्यालयों में समावेशी शिक्षा दी जाती है उसके बालकों को किस क्षेत्र विशेष में प्रशिक्षित करना चाहिए। तो स्वाभाविक सी बात है कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर किस क्षेत्र विशेष में प्रशिक्षित करना चाहिए। तो यहाँ पर जो आपका दिया है दोस्तों, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की पहचान और शिक्षण, तो ऑप्शन नंबर आपका ये ए हो जाएगा, यही हो जाएगा। तो साथियों हम लोगों का ये जो CDP और पेडोलॉजी वाला पोर्शन था ये ख़त्म हो गया। ये देखते हैं अपने भाग दूसरे को जो हमारा हिंदी से संबंधित है। तो हम लोग देखते हैं दोस्तों, तेज़ी से देखेंगे, इसमें समय नहीं लेंगे क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आप इसमें जानते हो। तो अंधा कुआं के नाटक कौन है, नाटककार, अंधा कुआं एक नाटक है, इसके दोस्तों लेखक कौन है ये आपसे पूछा जा रहा है। तो अंधा कुआं ये लक्ष्मी नारायण लाल हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर आपका ये डी हो जाएगा, लक्ष्मी नारायण लाल। तो अंधा कुआं एक नाटक है, इसके लेखक यही है। तो ऑप्शन नंबर आपका ये डी होगा। आगे अगर देखें तो नई कविता दोस्तों ये एक पत्रिका थी। तो नई कविता नाम की पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से आरंभ हुआ था। तो नई पत्रिका तो हमारे इलाहाबाद से हुआ था, जहाँ हम लोग रहते हैं इलाहाबाद से। तो आप लोग जानते हैं इलाहाबाद के बच्चे नई नई मैगज़ीन, नई नई पत्रिका हर महीने खरीदते हैं। तो आपको यहाँ से ये चीज़ें याद हो जाना चाहिए कि ऑप्शन नंबर ये आपका ए हो जाएगा 32 का। तो चले हम लोग आगे देखें। यहाँ आनंद कदम्बिनी के संपादक कौन थे। तो आनंद कदम्बिनी के संपादक कौन थे, तो दोस्तों कौन हो सकते हैं यहाँ पर, इसका हमने ट्रिक से याद किया था दोस्तों। जब घनघोर बदरी छाई हो तो आप कदम के नीचे बैठकर आनंद लेते हैं तो कितना अच्छा लगता है। तो आनंद कदम्बिनी यानी कदम के नीचे बैठकर आनंद लेंगे कब, जब धूप होगा, नहीं जब बदरी होगा। तो यानी बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन हो जाएगा आपका यहाँ पर। तो ये चीज़ आप समझ गए। आप ऐसे ही दिमाग में कुछ कनेक्ट कर लेंगे ना तो आपके दिमाग में लंबे समय तक रहेगा, भूलेगा नहीं। तो ऑप्शन नंबर आपका यही सी होगा। आगे देखें हम लोग यहाँ पर हिंदी प्रदीप पत्रिका का संपादक किया। तो हिंदी प्रदीप नाम की जो पत्रिका थी इसका संपादक किसने किया, तो बालकृष्ण भट्ट ने किया। तो इसको हम पहले से याद कर दें, आप लोग भी ऐसे कुछ ढूंढ लीजिएगा। हमारे साथ एक लड़का पढ़ता था तो उसका नाम था प्रदीप भट्ट। तो वहाँ से भट्ट प्रदीप यहाँ से हमने ऐसे जोड़ लिया है, तो हमको ये चीज़ें याद हो गई है। तो आप भी ऐसे याद कर लेना। तो ऑप्शन नंबर आपका ये बी हो जाएगा, बालकृष्ण भट्ट हिंदी प्रदीप। आगे ज़रा देखें, आपको देखें हम लोग यहाँ से क्या है 35 वाले में चंदायन के रचयिता कौन है। तो चंदायन के रचयिता दोस्तों मुल्ला दाऊद। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ये डी हो जाएगा, मुल्ला दाऊद। तो दोस्तों कैसे आप याद करेंगे इसे, जैसे आप लोग देखते हो मुल्ला मतलब यहाँ क्या होगा, जैसे मुस्लिम। तो मुस्लिमों का चाँद से कुछ अलग ही लगाव होता है, उनके झंडे पर, उनकी बातों में, हर जगह आप देखते हो चाँद छपा रहता है। तो यहाँ से आप, मैं सिर्फ ये समझने के लिए बता रहा हूँ आपका दिमाग यहाँ पर कैसे सोचेगा, आप कैसे अपने दिमाग में ये सब चीज़ें लंबे समय के लिए याद रखोगे, बाकी यहाँ पर आप लोग समझ जाएंगे। तो चंदा यानी मुल्ला, तो यहाँ से आप याद कर लेंगे चंदायन मुल्ला दाऊद से संबंधित है। तो दोस्तों ये क्या है, ये जो चंदायन उन्होंने लिखा था, एक दोस्तों ये एक प्रेम कथा है, जिसे गदर की तरह एक प्रेम कथा है। इसमें एक नायक जो हीरो होते हैं, लोरिक होते हैं, उनकी हीरोइन चंदा होती है, उनकी प्रेम कहानी है। तो यही है यहाँ पर जो लोरिक और चंदा की। आगे ज़रा हम लोग देखें यहाँ 36 में
तो निम्नलिखित में से तत्सम क्या है? तो तत्सम के बारे में हम लोग खूब पढ़े हैं। जो शब्द संस्कृत से सीधे हिंदी में प्रयोग हो रहे हैं तत्सम है, वही यहाँ पर ये तत्सम है। और तद्भव क्या होते हैं? जो संस्कृत से निकले और बीच में थोड़ा मॉडिफाइड हो गए तब जाकर हिंदी में गए, तो ये तद्भव हो गए। तो यानी आपको जब भी न समझ में आए तो आप जो संस्कृत वर्जन वाला शब्द दिखे वो तद्भव, और जो हिंदी वर्जन वाला दिखे तो वो तत्सम, जो हिंदी वाला दिखे वो तद्भव। तो यहाँ पर आपसे तत्सम पूछा जा रहा है। तत्सम क्या है मेरे भाई? ऊँट। ऊँट तद्भव है, काठ भी तद्भव है, काम भी तद्भव है। तो तत्सम क्या है? दुग्ध है। देख रहे हो ना, यही संस्कृत टाइप का यही लग रहा है। बाकी आप यहाँ पर समझ जाएंगे। ऊँट का यहाँ पर जो पूछा जाता है जो इम्पोर्टेंट है तो ये उष्ट्र होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ आपका सी हो जाएगा उत्तर। तो चले हम लोग आगे देखते हैं। यहाँ काम का आपका तो कार्य हो जाता है, इसका अगर तत्सम यानी जो तद्भव दिया है हम उसका तत्सम आपको बता रहे हैं लिख लिख कर। और आपको यहाँ पर जो तत्सम पूछा जा रहा है ये आपका ये तो तत्सम है। अगर इसका तद्भव अगर जानना चाहें तो दूध हो जाएगा। तो स्वाभाविक सी बात है। आगे चले देखें, शैव किसे कहते हैं? तो जो शिव का उपासक होता है उसे ही हम लोग शैव कहते हैं, जो शिव की उपासना करता है। आगे चले देखें हम लोग यहाँ 38 में जो पूछा जा रहा है, मनोरथ का संधि विच्छेद क्या होगा? तो मनोरथ एक आपको दिया है शब्द, तो इसका संधि विच्छेद, इसको आप अलग करोगे, तोड़ोगे तो आपको यहाँ पर क्या मिलेगा? तो मनोरथ संधि विच्छेद दोस्तों क्या होता है? ये एक तरह का विसर्ग संधि है। मनः और रथ होता है दोस्तों इसमें। तो मनः और रथ कहाँ है? यहाँ पर है। और लास्ट में यही जब विसर्ग हटेगा तो ओ का यहाँ बनेगा, तो मनोरथ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। आगे जरा हम लोग देखें, यहाँ आपसे पूछा जा रहा है दोस्तों रामचरितमानस में कांड का सही, जो विभिन्न कांड दिए गए हैं रामचरितमानस में, तो उसमें क्रम क्या है? तो दोस्तों आप चाहे रामचरितमानस पढ़े हो या न पढ़े हो तो आपको बता देता हूँ, आपको याद हो जाएगा। हम लोग रामचरितमानस में क्या है, सबसे पहले क्या होगा? जो प्रभु श्री राम की बाल लीला दिखाई गई होगी, और बाल लीला के बाद वो क्या किए गए होंगे? बाल लीला यानी वो पहले बचपन की उनकी बातें बताई गई होगी। फिर वो अयोध्या में जब थोड़ा बड़े हुए होंगे, नौजवान हुए होंगे, तो अयोध्या में घूमे टहले होंगे। अयोध्या में घूमने टहलने के बाद दोस्तों वो कुछ सुंदर सुंदर कल्पनाएं किए होंगे, अपने कुछ सुंदर काम किए होंगे। और जो फिर माता सीता का हरण हो गया तो रावण ले गए, तो रावण की लंका लगा दी गई। तो यहाँ पर अंत में आपका शुरुआत में क्या आएगा? बाल कांड आएगा, अंत में लंका कांड आएगा। यहाँ से आपके दिमाग में ये बना रहेगा कि लंका अंत में लगा दिए, वहाँ से सब कुछ खत्म हो गया। और शुरुआत में तो बालक ही थे, फिर अयोध्या गए, फिर सुंदर सुंदर कुछ कार्य किए होंगे। तो ऑप्शन नंबर बी। आगे जरा हम लोग देखें यहाँ 40 में, तो वर्णों के उस समूह को बताना है जिससे कोई निश्चित अर्थ निकलता हो तो क्या कहा जाता है? तो दोस्तों वर्ण मतलब क्या होता है? लेटर। लेटर के समूह को हम लोग शब्द कहते हैं। जैसे मान लीजिए ये र और म, रम, तो ये दोस्तों क्या होगा? दो लेटर मिल गए, दो या दो से अधिक लेटर जब मिलते हैं तो कोई शब्द बनता है। तो जरूरी नहीं कि वो शब्द हो, शब्द तभी बनेगा, तो उसे हम शब्द तभी कहेंगे जब उसका अर्थ निकलता हो। जैसे ये रम हो गया तो इसका अर्थ निकलता है, हम लोग रम जानते हैं। अब जैसे मान लो आपको ट ढ ड़, ये भी तो लेटर हो गए, लेटर का समूह हो गया, लेकिन ये शब्द नहीं कहा जाए क्योंकि इसका कोई अर्थ नहीं है। तो यहाँ पर आप लोग ध्यान रखना, वर्ण के समूह जिसका कोई अर्थ निकलता हो तो उसे ही शब्द कहेंगे। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे देखें, आपको यहाँ जो पूछा जा रहा है पापी, पापी में कौन सा विशेषण है? तो विशेष विशेषण के बारे में पढ़ाया हूँ। विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहा जाता है, तो समझ गए आप। और जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे विशेष कहा जाता है। तो यहाँ पर दिया है दोस्तों पापी, तो पापी में कौन सा विशेषण है ये आपको यहाँ पर बताना है साथियों। तो यहाँ पर क्या है कि गुण एक तरह का बताया जा रहा है, उसकी जो है खासियत बताई जा रही है, वह पापी है, वह निर्दयी है। तो यहाँ पर एक तरह का गुणवाचक विशेषण हो गया। संख्यावाचक विशेषण में क्या होता है कि संख्या, जैसे उसके पास 3000 गायें हैं, तो ये 3000 जो हो गया वो संख्यावाचक विशेषण हो गया। सार्वनामिक विशेषण क्या हो जाता है? जो उसके स्थान पर किसी का मतलब स्थान पर कोई जो दूसरा शब्द आता है। तो जैसे मान लीजिए राम उससे ज़्यादा ये है, तो और सार्वनामिक विशेषण के बारे में जानते हैं, संज्ञा के स्थान पर ये प्रयोग यहाँ पर आ जाते हैं। जैसे मैं इसी घर का सदस्य हूँ, तो यहाँ पर जो इसी आ गया तो वो सार्वनामिक विशेषण होगा। परिमाणवाचक में क्या हो जाता है? जहाँ पर ये मात्रा की बात आती है, जैसे उसने बहुत सारा पेट्रोल खरीदा, तो ये जो बहुत सारा हो गया तो ये परिमाणवाचक हो गया, यानी मात्रा की बात आती है।
आगे देखें यहाँ पर 41 हो गया हमारा। 42 में अगर देखें तो आपसे पूछा जा रहा है किस रस को रसराज कहते हैं। तो रसराज मेरे भाई श्रृंगार को कहते हैं। ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। आप लोग पढ़े होंगे इसके बारे में, सरल है। आगे देखें यहाँ पर, लोगों ने शोरगुल करके डाकुओं को भगाया। तो लोगों ने शोरगुल करके डाकुओं को भगाया, यानी यहाँ पर क्रिया से पहले कौन सा कारक आ रहा है, यहाँ को आ रहा है। तो को किस में आता है, कर्ता ने कर्म को करण से, तो कर्म को, तो यहाँ कर्म आ गया। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर डी हो जाएगा। तो 43 का आपका ये डी आ जाएगा। समझ गए आप। आगे चलते हैं हम लोग, आपने ऐसे पढ़ा होगा ना, तो ये सब चीज़ें आप एक एक बार पढ़ लीजिए, दोहरा लीजिए। ये आपको प्रश्न ये बताता है कि आपको किस टॉपिक पर फोकस करना है। आगे देखें, निम्नलिखित में से क्रिया विशेषण युक्त कौन सा है। तो क्रिया विशेषण यहाँ पर क्या है दोस्तों, यानी क्रिया की विशेषता बताने वाला। तो क्रिया है जैसे नहाना, खाना, हंसना, रोना, तो उसकी विशेषता कौन बता रहा है। तो यहाँ पर मैं कल नहीं जाऊँगा, इसमें कोई विशेषता नहीं है। फूल सुंदर है, कोई विशेषता नहीं। आज हम स्कूल जाएंगे, कोई विशेषता नहीं। हवा धीरे धीरे बह रही है, यानी बह रही है, जिसे ये क्रिया हो गई, यानी बहना एक क्रिया हो गई। कैसे बह रही है, धीरे धीरे। तो यानी बहने की विशेषता यह बता रहा है कि बहने की विशेषता क्या है, धीरे धीरे। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका। आगे देखें 45 में, तो उसने कुछ नहीं खाया। उसने कुछ नहीं खाया, इसमें जो कुछ शब्द है यह किस सर्वनाम का बोधक है। तो दोस्तों हम लोग जानते हैं कुछ का मतलब यहाँ कोई निश्चित नहीं है, डेफिनिट नहीं है। तो यहाँ पर ये अनिश्चय है, तो अनिश्चय सर्वनाम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ये डी हो जाएगा। जैसे आप कहीं बैठे हो, बीच में आप पीछे से आपको कुछ खर्र से आवाज़ आई, तो आपने देखा या सांप था, पंछी था, कोई ढेला मारा है या कोई था, आपको पता नहीं, तो आप अनिश्चय में रहोगे, अनिश्चय हो गया वहाँ। तो वही बात यहाँ पर भी है, कुछ का मतलब यहाँ ये डेफिनिट नहीं है। आगे देखें, और यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है, मैं नीर भरी दुख की बदली, मैं नीर भरी दुख की बदली, यह कविता किसने लिखी है। तो यह कविता किसने लिखी है दोस्तों, नीर भरी दुख की बदली, यह कविता किसने लिखी है। तो यहाँ पर महादेवी वर्मा, ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। महादेवी वर्मा नहीं लिखा है। हमने कैसे याद किया है, तो दोस्तों सावन आ रहा है, भोले बाबा को लोटा भर भर के लोग नीर चढ़ाएंगे। तो माँ से महादेवी से आप याद कर लीजिए, महादेव, और महादेव को लोग नीर चढ़ाते हैं। नीर चढ़ाते हैं कैसे, लोटा भर भर के नीर चढ़ाते हैं। तो यहाँ नीर भरी, यानी कैसा नीर, भर भर के नीर चढ़ाएंगे। तो आपको यहाँ पर याद हो जाएगा, आपको नीर भरी लोटा भर भर को। तो ये चीज़ आपके दिमाग में रहेगा। आगे देखें यहाँ पर हम लोग 47 में, तो शुद्ध वाक्य आपसे पूछा जा रहा है, शुद्ध वाक्य कौन सा है। तो कह रहे हैं, राम ने एक थैला और 2 पुस्तकें खरीदी। तो खरीदी, राम ने एक थैला और 2 पुस्तकें खरीदी। तो खरीदी नहीं दोस्तों, यहाँ पर ये खरीदी हो जाएगा। तो आपका यहाँ पर ये तो गलत हो जाएगा, यहाँ पर बिंदी होना चाहिए था ये, इसलिए यहाँ पर ये गलत हुआ आपका। तो राम ने एक थैला और 2 पुस्तकें खरीदी, यस। तो यानी जो इसमें देखिए एक तरह का एक थैला और 2 पुस्तकें खरीदी, यानी 2 करतार है। एक तो राम है, राम ने एक थैला और 2 पुस्तकें खरीदी। तो यानी जो दूसरा वाला है होता है उसी के अनुसार हमारा ये हेल्पिंग वर्ब बनता है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा। देखिए 48 में जो पूछा जा रहा है, मेरा घर इसी शहर में है। तो यही सार्वनामिक विशेषण हो गया दोस्तों। यहाँ पर पूछा जा रहा है कौन सा विशेषण है, तो ये सार्वनामिक विशेषण हो गया, यानी इसी शहर, यानी उस शहर का तो कुछ नाम होगा। नाम के स्थान पर उन्होंने नाम नहीं लिया, इसी को बता दिया। जैसे हम लोग प्रयागराज में रहते हैं, तो आप हमारे सामने बैठे हो, तो आप पूछोगे सर आपका सेंटर कहाँ गया है, तो मैं बता दूंगा कि भाई हमारा इसी शहर में है। तो यानी ये प्रयागराज के स्थान पर हमने इसी शब्द का प्रयोग कर दिया, तो ये सार्वनामिक विशेषण हो गया। तो आप लोग जानते हैं संज्ञा क्या होता है, किसी वस्तु, स्थान अथवा व्यक्ति का नाम होता है। और संज्ञा के स्थान पर जब कोई दूसरा शब्द प्रयोग किया जाता है संज्ञा के बदले में, तो उसे हम लोग सर्वनाम बोलते हैं। तो वही बात यहाँ पर भी है। आगे देखें, अंबर पनघट में डुबो रही, अंबर पनघट में डुबो रही, तारा घट उषा नगरी। तो यहाँ पर दोस्तों पूछा जा रहा है कौन सा अलंकार है। तो मैं आपको कई बार बताया हूँ, जब भी आपके सामने कुछ इस तरह के प्रश्न आए तो सबसे पहले आप चीज़ों को सोचा करो।
तो यहाँ पर दोस्तों क्या है, रूपक अलंकार होगा। कैसे होगा रूपक? क्योंकि दोस्तों इसमें जब किसी उपमान को मतलब उपमेय और उपमान को दोनों एक ही मान लिया जाता है, यानी तुलना करने वाला और जिससे तुलना होती है दोनों को एक ही मान लिया जाता है। जैसे यहाँ अंबर को पनघट मान लिया गया और उषा नगरी को तारा घाट मान लिया गया, तो यहाँ पर दोनों को चीज़ों को एक ही मान लिया गया, तो यहाँ पर ये रूपक अलंकार हो जाता है। तो ये चीज़ आपने पढ़ा होगा, अच्छे से पढ़ा होगा। और यमक में तो आप जानते हैं, यमक में क्या होता है कि दो शब्द आते हैं और दो या दो से अधिक शब्द आ जाएं और उनके अर्थ अलग अलग हों। जैसे कनक, कनक आपने सुना होगा, कनक कनक, तो एक का शब्द, एक अर्थ सोना, एक का धतूरा, यानी दो शब्द या दो से अधिक शब्द आए, उनका अर्थ उतना ही हो जितनी बार आए, तो वो ये हो जाते हैं। उत्प्रेक्षा में क्या होता है कि लेटस कंसीडर टाइप के शब्द आ जाते हैं, यानी मनु, मानो, जनहू, मनहू, तो उत्प्रेक्षा हो जाता है। उपमा मतलब तुलना किया जाता है। तो सारी चीज़ों को मैं आपको पढ़ाया हूँ, बताया हूँ अच्छे से। आए थे हरि भजन को, ओटन लगे कपास, ये आपको एक लोकोक्ति दिया गया है। तो इसका अर्थ क्या है? तो मेरे भाई आप लोगों को कोई डाउट नहीं है, बताने की जरूरत नहीं है कि आपने कोई जो काम का उद्देश्य लेकर आए थे उसे नहीं करे, आप भटक कर दूसरा काम करने लगे। तो किसी कार्य विशेष की उपेक्षा कर दूसरे कार्य करना, ऑप्शन नंबर डी। 51 जो आपसे पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द देशज है? देशज मतलब अपने यहाँ का है, तो वो है दोस्तों लाश, तो यहाँ पर है नहीं, पतलून तो अंग्रेजी का है, लाश, और औरत तो यहाँ पर तुर्की उर्की का है, लेकिन ये धड़ाम जो है ये अपने देशज शब्द है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। एक बार आप पढ़ लेना, देशज विदेशज। 100 अजान और एक सुजान, तो 100 अजान और एक सुजान, इसके रचनाकार कौन है? तो इसके रचनाकार कौन है मेरे भाई? तो यहाँ पर बद्री नारायण चौधरी तो होंगे नहीं, ये बालकृष्ण भट्ट ही है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये भी नहीं है और ये भी नहीं, ऑप्शन नंबर बी बालकृष्ण भट्ट। अब यहाँ देखिए पंकज में कौन सा समास है? तो पंकज में पूछा जा रहा है कौन सा समास है, तो आप इसका अर्थ अगर जानते रहेंगे तो पंकज में क्या है दोस्तों, पंकज कैसे बना है? पंक, पंक मतलब होता है कीचड़, और यहाँ पर जुड़ा है ज, ज मतलब जन्म लेने, यानी कीचड़ में जन्म लेने वाला क्या है? कमल होता है। तो कमल के पर्यायवाची हम लोग पढ़े हैं ना, पंकज में आता है। तो यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है इसमें कौन सा समास है? तो एक बहुब्रीही समास होगा। ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। क्यों? बहुब्रीही में क्या होता है दोस्तों, न तो प्रथम पद न तो द्वितीय पद, कोई भी दोस्तों प्रधान पद नहीं होता है, जबकि दोनों मिलकर एक नए शब्दों का अर्थ एक देते हैं, एक नया अर्थ देते हैं। जैसे यहाँ पंख और ज मिला, पंख और ज मिलकर एक नया शब्द का अर्थ दे रहे हैं कमल का, तो यही है बहुब्रीही में, यही होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। आगे ज़रा हम लोग यहाँ पर देखें, ये आपका 53 हुआ, ये यहाँ पर जो 54 वाला है, तो इसमें देखिए आपसे क्या दे रहे हैं, कपटी मित्र के लिए सही मुहावरा क्या है? तो कपटी मित्र के लिए सही मुहावरा क्या हो सकता है दोस्तों? तो यही है आस्तीन का सांप, जिसे हम लोग कहते हैं, बोलचाल भाषा में खूब कहते हैं, कोई हमारे साथ छल कपट करता है तो हम लोग कहते हैं ये कपटी मित्र है, कपटी है। आगे यहाँ अगर हम लोग देखें, यहाँ तो आपसे पूछा जा रहा है कौन सा विकल्प विलोम की दृष्टि से सही नहीं है? तो जो सही नहीं है वही बताना है। तो सुबुद्धि का विलोम कुबुद्धि होता है, कुबुद्धि, तो यहाँ पर असु नहीं लगेगा, यहाँ पर कु लग जाएगा, कुबुद्धि होता है, यानी गलत यही है। तो यही हमारा उत्तर हो जाए। क्यों गलती था? क्योंकि यहाँ कु की जगह असु दे दिया था। बाकी यहाँ आरोह का मतलब ऊपर जाना, अवरोह का मतलब उतरना, कीर्ति, अपकीर्ति, उत्कर्ष, अपकर, अपकर्ष, तो सब सही है, केवल ए वाला गलत था। आगे अगर हम लोग देखें यहाँ, तो आपसे पूछा जा रहा है कौन सा उत्तर आपका यहाँ पर सही है, तो बताना है आपके। अनुस्वार पूर्ण अनुनासिक ध्वनि है, तो अनुसार यहाँ पूर्ण अनुनासिक ध्वनि है, यस, ये तो यहाँ पर आपका ये वाला तो सही है, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब देखें हम लोग यहाँ दूसरे वाले में, वर्ग का पंचमाक्षर अनुनासिक होता है, यानी पांचवा अक्षर जो होता है वर्ग का, तो वो दोस्तों वो भी अनुनासिक होता है, जैसे अंग, अड़, ये सब, तो ये भी अपनी जगह पे सही है। तो यहाँ आप अगर तीसरे वाले को देखें तो आपसे कहा जा रहा है कि अनुनासिक के उच्चारण के दौरान, यानी जो नाक की सहायता से ध्वनियाँ निकलती हैं, उसके उच्चारण के दौरान नाक से बहुत कम सांस और मुंह से ज़्यादा निकलती है। तो बिल्कुल सही कर रहे हैं। जैसे अंग, तो नाक से हल्का सा आ रहा है, मुँह से ज़्यादा आ रहा है यहाँ पर, तो यानी नाक का भी उसमें है लेकिन मुंह से ज़्यादा आ रहा है, तो यानी तीनों के तीनों सही है। ऑप्शन नंबर बी होगा आपका। यहाँ देखें 57 में, तो आपसे पूछा जा रहा है वाक्य शुद्ध है, तो कौन सा हमारा यहाँ पर सेंटेंस शुद्ध है, ज़रा बताएं। मोहन और गीता गा रही हैं, गीता और मोहन गा रहा है,
मोहन और गीता गा रहे हैं, मोहन और गीता गा रही हैं। तो यहाँ पर आपका क्या होगा दोस्तों, यहाँ पर आप देखते हैं तो आप लोग जानते हैं जब 2 या 2 से अधिक जब आपको सब्जेक्ट मिलते हैं तो हमें दूसरे के हिसाब से जो दूसरा वाला होता है उसके हिसाब से हमें करना पड़ता है। तो यहाँ पर 2 लोग आ गए हैं, तो हमें यहाँ पर स्वाभाविक सी बात है कि प्लूरल में हम लोग इसे काउंट करेंगे। तो मोहन और गीता गा रहे हैं, तो यही हो जाएगा हमारा। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यही होगा। और यहाँ तो ये होगा नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, यही होगा। एलिमिनेशन कर देंगे तो और नपकर निकल जाएगा। 58 में देखें तो बिरहनी बावरी सी भई, ऊंची चढ़ी अपने भवन में टेरस हाय दई, ले अचरा मुख असुवन पोछत, आधे गात सही। तो इस पंक्ति दोस्तों किसकी पंक्ति है, यहाँ पर ये जो पंक्ति लिखी गई है किसका पंक्ति है? तो दोस्तों यह मीराबाई की है। आपने उन्होंने सुना होगा, उनके बारे में पढ़ा होगा, श्री कृष्ण के भक्ति में पागल होने वाली। ऑप्शन नंबर ये आपका बी हो जाएगा। आगे देखें हम लोग यहाँ पर 59 में कौन सा शब्द भिन्न अर्थ और प्रकृति का है? तो यानी अलग अर्थ रखता है और अलग नेचर का है यहाँ पर। तो चिरंतन मतलब क्या होता है? लगातार चलने वाला, ख़त्म न होने वाला। सनातन भी होता है जो सदियों से चला आ रहा है। शाश्वत और अधुनातन। तो यहाँ पर आप देखेंगे क्या आपको अलग यहाँ पर मिल रहा है। तो दोस्तों चिरंतन, यहाँ पर मैंने बताया चिरंतन यानी हमेशा चलने वाला, सनातन जो हमेशा से चला आ रहा है, और यहाँ पर एक आपको जो दिया है शाश्वत, शाश्वत मतलब जो हमेशा रहने वाला हो। ये सब का अर्थ मतलब एक ही है, लेकिन यहाँ अधुनातन का मतलब यहाँ पर जो दे दिया है यही यहाँ पर गलत है। अधुनातन का मतलब होता है आधुनिक होता है, यानी मॉडर्न। तो यहाँ पर यही आपका गलत है, बाकी सबका अर्थ सेम है, तो डी हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पर अगर प्रश्न 60वें वाले को देखें तो आपसे पूछा जा रहा है कि यह पुस्तक किसकी है। तो पुस्तक का नाम पूछा जा रहा है, मतलब सॉरी, यह पुस्तक किसकी है। तो यहाँ पर मैं रेखांकित शब्द का पद परिचय दीजिए। तो यहाँ पर रेखांकित तो दिए नहीं हैं, तो यानी ये किसको रेखांकित माने होंगे? तो यह को माने होंगे, यह, हाँ सॉरी, अच्छा मिट गया है, था यह पे रेखा है। तो यह रेखांकित में किस शब्द का परिचय है? तो यह का क्या मतलब है? यह संज्ञा के स्थान में प्रयोग किया गया है, यानी सार्वनामिक विशेषण है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर हो जाएगा, यह सार्वनामिक विशेषण, ऑप्शन नंबर ए। तो दोस्तों हम लोगों ने देख लिया आज हमारी जो जूनियर की तीसरी टेस्ट सीरीज थी घटना चक्र की, आज ये कंप्लीट हो गई। अब हम लोग इसका पार्ट बी देखकर फिर आएंगे चौथे पर। तो उम्मीद करते हैं आपको अच्छा लगा होगा। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।